तो लास्ट लेक्चर में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के सारे ही क्वेश्चंस खत्म कर दिए थे। तो टुडे वी विल स्टार्ट विद द लास्ट थ्योरी टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है और ट्वेल्थ में वापस से ये आएगा। तो ट्वेल्थ ये पहले चैप्टर में वापस रखने वाला है, तो रिवीजन भी तब हो जाएगा एक बार। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नाम में ये यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम एवरीवेयर। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है विच इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन अराउंड द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड। तो एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है लेकिन उसका स्पीड कांस्टेंट है। ओके, तो रिमेंबर, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है विच इज मूविंग अराउंड द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये याद रखना, काम में आएगा हमारे। तो पहले डिफाइन कर लेते हैं। तो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, the motion of an object along the circumference of circle with constant speed is known as uniform circular motion. The motion of an object or a particle, motion of an object or a particle along the circumference of circle, along the circumference of circle with constant speed, with constant speed is known as uniform circular motion. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं यूसीएम। यूसीएम, तो याद रखो यूसीएम में मोशन है अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, लेकिन स्पीड क्या है इसका? कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि ये ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो, इसके पाथ में ये कहीं पे भी हो, स्पीड की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली। लेकिन अगर आपको याद होगा, मैंने बताया था कि स्पीड की वैल्यू चेंज नहीं होती लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है। हमने ये देखा था जब हम लोग देख रहे थे पॉसिबल वेज इन चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज करने का कौन सा पॉसिबल वे है, तब हमने ये देखा था। ऐसा भी होता है कि यहाँ पे स्पीड भले ही कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता रहता है। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है एट एनी इंस्टेंट इट इज टेंजेंशियल। तो ऑब्जेक्ट जहां कहीं भी है वहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर देना। तो वेलोसिटी इज ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग द टेंजेंट। रिमेंबर दिस, ओके। So in this case, you have, in this case, speed is constant, but direction of velocity changes. Direction of velocity changes, and it is tangent at every point. Tangent at every point. Good. तो एक पार्टिकल था जो सर्कल पे घूम रहा है, उसका स्पीड कांस्टेंट है। ऐसे मोशन को तुम बोलोगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। स्पीड भले ही कांस्टेंट हो लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो इन दिस केस स्पीड इज कांस्टेंट बट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज चेंजिंग, और वेलोसिटी का डायरेक्शन हर पॉइंट पे क्या है? टेंजेंट। क्लियर? अच्छा, ये बताओ कि तुम एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करते हो? व्हाट इज एक्सेलरेशन? व्हाट इज एक्सेलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है, और आपको अगर याद होगा स्केलर्स एंड वेक्टर्स, याद है क्या स्केलर्स एंड वेक्टर्स? Scalar quantity is a quantity which can be completely described by magnitude alone. Vector quantity is a quantity which can be described by magnitude as well as direction. बराबर? What is vector? Magnitude plus direction. What is scalar?
मैग्नीट्यूड। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि वेक्टर इक्वल टू स्केलर प्लस डायरेक्शन, है ना? क्योंकि आपने बोला स्केलर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड, और आपने ही बोला वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेक्टर? स्केलर प्लस डायरेक्शन। तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी चेंज कब होता है? जब या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या फिर उसका डायरेक्शन चेंज हो जाए। हमारे पास जो मोशन है वो यूसीएम है। यूसीएम में स्पीड मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो चेंज होता नहीं है। क्या चेंज होता है? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन भी चेंज हुआ, चेंज तो है ना। इवन इफ वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो चेंज तो है, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो अगर वेलोसिटी चेंज होगा तो वहां पे क्या होना चाहिए? एक्सेलरेशन, राइट? तो देयरफॉर सिंस द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज चेंजिंग, since the direction of velocity is changing, there is acceleration. There is acceleration. तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वहां पे एक्सेलरेशन है। और आपको याद होना चाहिए, हमने ऑलरेडी देखा था पॉसिबल वेज ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी का सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मैंने टेबल के फॉर्म में नोट में भी दिया है, 3 केसेस दिए हैं। तो अगर आप नोट देखोगे तो आपको मिलेगा ये ग्राफिकल स्टडी ऑफ मोशन, उसके ऊपर ग्राफिकल स्टडी ऑफ मोशन के एकदम ऊपर पॉसिबल वेज ऑफ चेंज वेलोसिटी दिया है ना। मैंने डिस्कस भी किया था क्लास में। मैंने आपको बताया था कि जब वेलोसिटी का सिर्फ डायरेक्शन चेंज होता है तो एक्सेलरेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। लिखा भी है वहां पे, देखो पहले केस में लिखा है व्हेन ओनली डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर, बराबर। तो यहाँ पे वेलोसिटी का क्या चेंज हो रहा है? सिर्फ डायरेक्शन। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों क्या होंगे? परपेंडिकुलर। तो ये वेलोसिटी हो गया टेंजेंशियल, तो एक्सेलरेशन कहाँ जाएगा फिर? टुवर्ड द सेंटर, क्योंकि दोनों क्या होने चाहिए? परपेंडिकुलर। तो ये एक्सेलरेशन है विच इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। तो देयरफॉर since the direction of velocity is changing, there is acceleration। और एक्सेलरेशन कहाँ होना चाहिए? कहाँ होना चाहिए? this acceleration must be perpendicular। किसको परपेंडिकुलर? किसको परपेंडिकुलर? किसको? टू वेलोसिटी। therefore it must be towards center। it must be towards center and is known as centripetal acceleration, and is known as centripetal acceleration। क्लियर है तक? तो मोशन में स्पीड कांस्टेंट था, लेकिन डायरेक्शन चेंज हुआ वेलोसिटी का। वेलोसिटी का जब सिर्फ डायरेक्शन चेंज होता है तो चेंज इन वेलोसिटी होता है। जब भी चेंज इन वेलोसिटी होता है वहां पे एक्सेलरेशन होता है, और वो एक्सेलरेशन क्या होता है? परपेंडिकुलर। किसको परपेंडिकुलर? वेलोसिटी को। वेलोसिटी क्या था? टेंजेंशियल। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? टुवर्ड्स द सेंटर। और इस एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं हम लोग? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये रहा। इसके लिए अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसमें एक्सेलरेशन है। कहाँ पे है? सेंटर की तरफ पे। तो ये जो एक्सेलरेशन है उसका कंडीशंस है। देयरफॉर कंडीशंस ऑन एक्सेलरेशन, कंडीशन मतलब रिक्वायरमेंट्स, ओके। कंडीशंस ऑन एक्सेलरेशन आर, तो 3 कंडीशंस है। नंबर वन, it should be perpendicular to velocity। Number two, magnitude of acceleration should be constant। Magnitude of acceleration should be constant।
क्लियर यहां तक? पक्का पक्का। तीसरा कंडीशन, इट शुड बी टुवर्ड्स सेंटर, तो एक्सेशन शुड बी टुवर्ड्स सेंटर, इट शुड बी टुवर्ड्स द सेंटर। गुड। अगर आपको न्यूटन सेकंड लॉ पता होगा, पता है क्या सेकंड लॉ? व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ? व्हाट इज न्यूटन फर्स्ट लॉ? लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या होता है लॉ ऑफ इनर्शिया? व्हाट इज लॉ ऑफ इनर्शिया? Every particle or object remains in a state of rest or in uniform motion unless an external unbalanced force is applied onto it। मतलब सिंपल भाषा में बात करें तो जब तक एक ऑब्जेक्ट पे या एक पार्टिकल पे एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगता नहीं, तब तक वो अपना स्टेट ऑफ मोशन चेंज करता नहीं। मतलब क्या? अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में था तो रेस्ट में रहेगा, अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ एक डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो वो उसी डायरेक्शन में उसी वेलोसिटी के साथ मूव होता रहेगा। तब तक जब तक उस पे एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं होता तब तक। बराबर। तो क्वेश्चन नंबर 1, ऐसा क्यों? बॉडी को किसने रोका अपना स्टेट चेंज करने से? उसके खुद के मास ने। तो उस मास को बोलते हो इनर्शिया, और इनर्शिया को डिफाइन करते हो, इट इज अ टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू अपोज एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। एक्सटर्नल फोर्स, अनबैलेंस फोर्स हमने नहीं लगाया तो बॉडी ने मोशन अपना चेंज नहीं किया, तो किसने रोका था? खुद के मास ने। राइट। अब अगर मैंने एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगा दिया तो क्या होगा? वो सेकेंड लॉ है। तो कनेक्ट करते चलो। हाँ, पहला लॉ क्या बोलता है? जब तक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाओगे तब तक बॉडी का स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होगा, मतलब बॉडी का वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। इन शॉर्ट, अगर हमने लगा दिया एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स तो क्या होगा? फिर चेंज होगा, तो स्टेट ऑफ मोशन चेंज होगा। मतलब बेसिकली सेकेंड लॉ आपको बताता है फोर्स, अब एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी appears as change in momentum। अभी व्हाट इज मोमेंटम? व्हाट इज मोमेंटम? व्हाट इज मोमेंटम? मास इनटू वेलोसिटी। अब जब बॉडी मूव करता है तो उसका मास तो चेंज होता नहीं है, तो मास क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट को डेरिवेटिव के बाहर, तो क्या हो गया? एम डीवी बाई डी टी। मतलब क्या हो गया? एम ए। सुना है आपने एफ इक्वल टू एम ए? सुना है ना? सुना है ना? हाँ। तो एफ इक्वल टू एम ए, यही चाहिए था हमको। अब देखो, वापस से इधर आ जाओ। ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। चेंज क्या हो रहा है? वेलोसिटी का डायरेक्शन। वेलोसिटी का डायरेक्शन भी चेंज हो तो वहां पे क्या होने वाला है? एक्सेलरेशन। और वो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स द सेंटर। यहां तक क्लियर? लेकिन तुमको एक बात समझ में आई? एक्सेलरेशन तब हो सकता है जब वहां पे क्या हो? फोर्स हो। अपने आप एक्सीलरेशन आता ही नहीं है। अभी तुमने बोल तो दिया कि स्पीड सेम है, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो वहां पे एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन बिना फोर्स के होता है क्या? होता है क्या? नहीं। तो अगर एक्सेलरेशन है तो कौन होना चाहिए? और आपको पता है फोर्स और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम होता है, तो ये फोर्स वेक्टर इज एम ए वेक्टर। तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन में क्या होना चाहिए? फोर्स। तो ऑल्सो टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, to produce acceleration, there must be there must be a force. There must be a force. So therefore, there is a force. There is a force towards towards center of circle and is known as क्या बोलोगे इसको? सेंट्रीपिटल फोर्स।
सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर है यहाँ तक? गुड, पक्का पक्का, श्योर। अब सिर्फ आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, हम अभी तक बात कर रहे थे लीनियर मोशन की, स्ट्रेट लाइन मोशन की। अब हम लोग आ गए सर्कुलर मोशन में। तो लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन मतलब एंगुलर मोशन, इनमें बहुत कुछ सेम है। तो बिफोर वी गो अहेड, अगले टॉपिक पे जाने से पहले कुछ बेसिक चीजें अगर आपको पता होगी तो आपको हेल्प होगा उसका। जैसे लीनियर मोशन में और एंगुलर मोशन मतलब सर्कुलर मोशन में क्या क्या चीजें सेम आती है। फॉर एग्जाम्पल, लीनियर मोशन में जिसको आप डिस्प्लेसमेंट बोलते हो, और इसको आप बोलते हो डायमेंशनली, इसको आप बोलते हो L⁻⁴ और मेजर करते हो मीटर में। वैसे ही यहाँ पे तुम बोलते हो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हो यहाँ पे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ऐसा क्यों? क्योंकि जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव होता है तो वो डिस्टेंस कवर करता है, जब ऑब्जेक्ट सर्कल में या एंगल में मूव होता है तो वो एंगल कवर करता है। जैसे मान लो पहले पार्टिकल था, इनिशियली पार्टिकल था P0 पे, अब आ गया P पे, तो उसने क्या कर दिया? एंगल बना दिया। कहाँ पे? सेंटर ऑफ सर्कल पे। तो जब भी तुम लीनियर मोशन की बात करोगे तो तुम बोलोगे डिस्प्लेसमेंट मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और जब तुम एंगुलर मोशन की बात करोगे तो तुम क्या बोल रहे हो? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे तुम लीनियर डिस्प्लेसमेंट को S बार से डिनोट करते हो, वैसे ही तुम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा बार से डिनोट करोगे। जैसे ये मीटर में था वैसे ये रेडियन में होता है। जैसे इसका डायमेंशन L⁻⁴ है, इसका डायमेंशन L⁻�0 है, क्योंकि एंगल ये डायमेंशन लेस होता है। बराबर, ये वेक्टर है, वो भी वेक्टर है। नंबर 2, जैसे तुम यहाँ पे बोलते हो वेलोसिटी, सिर्फ वेलोसिटी बोलना मतलब तुम बोल रहे हो लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि एक सेकंड में पार्टिकल ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया। फॉर एग्जाम्पल, मैं पार्टिकल हूँ, मैं 0 पे था, एक सेकंड के बाद मैं 2 पे आ गया, तो व्हाट इज माई वेलोसिटी? 2 मीटर पर सेकेंड, डायमेंशनली L1t-1, राइट। तो जैसे यहाँ पे वेलोसिटी है, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी है। जैसे तुम लीनियर वेलोसिटी को v से डिनोट करते हो, वैसे हम लोग एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोट करते हैं। जैसे मीटर पर सेकंड होता है मतलब एक सेकंड में कितना मीटर कवर हुआ, यहाँ पे रेडियन पर सेकंड होता है, एक सेकंड में कितना एंगल कवर हुआ। जैसे ये L1t-1 है, वैसे ये L0t-1 है। गुड। देन जैसे यहाँ पे तुम एक्सेलरेशन बोलते हो मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक सेकंड में वेलोसिटी कितना चेंज हुआ डिनोट करते हो ए बार से। डायमेंशनली बोलते हो L1t-2, यूनिट वाइज बोलते हो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वैसे यहाँ पे आता है आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन। इसको तुम डिनोट करोगे अल्फा बार, ये आ जाएगा L0t-2 और रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, गुड, हाँ बराबर है। देन सिमिलरली, जैसे आपने इक्वेशंस ऑफ काइनेमैटिक्स देखे थे क्या? इसी चैप्टर में देखे थे ना? याद है क्या इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स? यार 3 इक्वेशंस, कौन सा था पहला? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी मतलब फाइनल स्पीड, यू मतलब इनिशियल स्पीड, ए मतलब एक्सेलेरेशन, टी मतलब टाइम। वैसे ही यहाँ पे ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। फाइनल एंगुलर स्पीड इक्वल टू इनिशियल एंगुलर स्पीड प्लस अल्फा टी। करेक्ट, राइट। जैसे तुमने यहाँ पे लिखा था S इक्वल टू ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर, वैसे यहाँ पे आएगा S मतलब डिस्प्लेसमेंट,
थीटा इक्वल टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। तो इन शॉर्ट अगर आपको लीनियर मोशन पता है तो आपको एंगुलर मोशन बाय डिफॉल्ट ही पता है। जैसे तुमने यहाँ बोला था वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वैसे ही ओमेगा फाइनल स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। राइट, गुड, पक्का। ये कम से कम आपको पता होना चाहिए। बाकी भी कुछ चीजें हैं वो जब जरूरत पड़ेगी तब बताऊंगा, जैसे टॉर्क और फोर्स में फर्क क्या है, वो अभी नहीं, वो जब लगेगा तब। तो अभी क्या हुआ कि हमने आज चालू किया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो हम लोग स्ट्रेट लाइन से अभी आ गए सर्कल के ऊपर। तो जब हम लोग सर्कुलर या एंगुलर मोशन की बात करते हैं ना, तो हम लीनियर पैरामीटर की बात नहीं करते, हम बात करते हैं एंगुलर पैरामीटर्स की। डिस्प्लेसमेंट वहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे वेलोसिटी वहां पे एंगुलर वेलोसिटी, यहाँ पे एक्सेलेरेशन वहां पे एंगुलर एक्सेलेरेशन, यहाँ पे काइनेमेटिक्स के 3 फॉर्मूला, वहां पे भी काइनेमेटिक्स के 3, एक्चुअली 5 होते हैं, 2 और है, बट ठीक है, इतना सफिशिएंट है। हमको फिलहाल इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। क्लियर। अब अब हम वापस स्विच कर जाएंगे सर्कुलर मोशन पे, क्योंकि मुझे जो आगे बताना है उसके लिए तुमको ये पता होना चाहिए, थोड़ा सा और पता होना चाहिए। मैं धीरे धीरे ऐड करता रहता हूँ चीजें, क्योंकि एकदम से बता दे तो याद ही नहीं रहता है। व्हाट इज लीनियर वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। व्हाट विल बी एंगुलर वेलोसिटी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो व्हाट विल बी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हियर? ओमेगा टी। बराबर, राइट, ये काम में आएगा हमको। अब आ जाते हैं हम लोग वापस से सर्कुलर मोशन पे। अब सर्कुलर मोशन पे अगले टॉपिक पे जाने से पहले एक बेसिक चीज तुमको पता होना चाहिए। व्हाट इज पीरियड? व्हाट इज पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन? व्हाट इज ऑफ कोर्स एंगुलर स्पीड? व्हाट इज रेडियस वेक्टर? तो एक एक करके डिफाइन करेंगे। पहले डिफाइन करेंगे टाइम पीरियड। टाइम पीरियड फिर डिफाइन करेंगे, जो भी होगा, एंगुलर स्पीड होगा तो एंगुलर स्पीड, रेडियस वेक्टर होगा तो रेडियस वेक्टर, जो भी होगा वो। तो व्हाट इज टाइम पीरियड? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम पीरियड? क्या मतलब होता है टाइम पीरियड का? ये ये क्या क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। तो एक चक्कर कंप्लीट करने में जितना भी टाइम लगेगा उसको बोलोगे टाइम पीरियड। तो टाइम टेकन बाय द पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन टू कंप्लीट वन one revolution is called as time period. So the time taken by the particle to complete one oscillation, मतलब one revolution or one circle is known as टाइम पीरियड। अब बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, ध्यान दोगे तो इजी है, मैं तो लिखेगा। व्हाट इज स्पीड? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो व्हाट इज टाइम? टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी है, एक ही बात है। कभी भी एक राउंड कंप्लीट करने में जितना भी टाइम लगता है तो क्या बोलते हो? टाइम पीरियड, और डिनोट करते हो कैपिटल टी से। किससे? कैपिटल टी। एक बात बताओ, अगर मैं इसका रेडियस आर मान लेता हूं तो एक राउंड कंप्लीट करने में कितना डिस्टेंस कवर हो गया? टू पाई आर सर्कमफरेंस, 2 पाई आर। तो एक राउंड में लग गया 2 पाई आर अपॉन वेलोसिटी इज वी। तो इसको फिलहाल लिख के रख दो, काम में आएगा। तो velocity is distance upon time, time is distance upon velocity, distance in one round is 2 पाई आर, velocity is v। क्योंकि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो स्पीड तो सेम रहेगा हर जगह पे, इसे भी लिख दिया। फिर तुमको पता होना चाहिए रेडियस वेक्टर क्या होता है और क्यों लगता है, ये भी पता होना चाहिए।
देखो क्या हो रहा है ना, जब मोशन हो रहा है, मोशन मोशन हो रहा है तो पार्टिकल अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, पार्टिकल अपना पोजीशन चेंज करेगा जब भी मोशन हो। तो पार्टिकल का पोजीशन बताने के लिए, क्योंकि क्या होता है, अगर आपको याद होगा, याद होना चाहिए वैसे, यू मस्ट रिमेंबर व्हाट इज पोजीशन वेक्टर। क्या था पोजीशन वेक्टर? क्या था पोजीशन वेक्टर? क्या था? चैप्टर नंबर 2, मैथमेटिकल मेथड्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, null vector, resultant vector, equal vectors, opposite vectors, position vector, unit vector. What is position vector? ए, ऐसा ऐसा याद होना चाहिए, इसका मतलब तुमने पढ़ा है, मतलब नहीं पढ़ा है, टेस्ट भी हो गई। अगर मैं पूछूं तुमने पिछले साल कौन सा मूवी देखा था, तो स्टोरी बताओ, फिर बराबर याद रहे। तो ये फिजिक्स क्या है, स्टोरी तो है, ये क्या है? और ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, वही तो है। वही वो कैसा था? पार्टिकल था, क्या कर रहा था? चक्कर काट रहा था। कैसे काट रहा था? कांस्टेंट स्पीड के साथ। क्या हो रहा है? वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, उससे क्या हो गया? एक्सीजन आ गया। कहाँ होगा? टुवर्ड द सेंटर। एक्सीजन अपने आप आता है क्या? नहीं। नहीं, विलन अकेला आता है क्या? विलन दो तीन लोगों को लेके आता है, एक्सीजन अकेला आएगा नहीं। किसको लेके आएगा? फोर्स को। फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो फिजिक्स कुछ भी नहीं है, फिजिक्स समझने का तरीका अपना अपना होता है। So position vector was a vector which starts from origin of a given Cartesian coordinate system and it specifies the position of particle at any instant of time. हमको एक वेक्टर चाहिए, क्यों चाहिए? क्योंकि मुझे सिर्फ पार्टिकल का पोजीशन हर इंस्टेंट पे पता होना चाहिए, इसके लिए। तो एक काम करेंगे, सेंटर से सरकमफेरेंस, इसको क्या बोलते हो तो? रेडियस, बराबर ना? करेक्ट। अब सिर्फ इसके साथ हम एक एक्स्ट्रा डायरेक्शन लगा देंगे और इस वेक्टर को बोल देंगे रेडियस वेक्टर। अब ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? तो जैसे ही पार्टिकल एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे गया, बराबर, तो आप देख रहे हो रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो गया। तो रेडियस वेक्टर हमको क्या बताएगा? पोजीशन। तो रेडियस वेक्टर क्या है? रेडियस वेक्टर is a vector which gives the position of the particle at any instant of time. It starts from center of the circle and ends at the circumference. देखो नोट्स में लिखा ही होगा वो। क्या लिखा है देखो? ड्यूरिंग द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट along the circumference of circle, the position at any instant can be given by a vector drawn from the center of circle up to the circumference. बराबर, करेक्ट। तो ड्यूरिंग द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, during the motion of an object along the circumference, along the circumference of circle, the position, the position of the particle, the position of the particle at any instant of time, of the particle at any instant is given by a vector. कहां से ड्रॉ किया? कहां से? drawn from the center. कब? कहां तक? up to the circumference. And this vector is known as, क्या बोलोगे इस वेक्टर को? रेडियस वेक्टर. दिस वेक्टर इज नोन एज रेडियस वेक्टर। ये रेडियस वेक्टर कुछ काम में आएगा हमारे, इसके लिए भी हम डिफाइन कर रहे हैं। अगर हमारे काम में नहीं आना होता तो डिफाइन ही नहीं करते। कहां से स्टार्ट हुआ? सेंटर से। कहां गया? सरकमफेरेंस, मतलब डायरेक्शन आउटवर्ड है। ये याद रखना, आप काम में आएगा आगे। इसके बाद आपको पता होना चाहिए एंगुलर स्पीड क्या है और एंगुलर स्पीड को डिफाइन कैसे करते हैं। तो बताओ कैसे डिफाइन करोगे एंगुलर स्पीड? व्हाट वाज स्पीड इन जनरल? लीनियर स्पीड। एक सेकेंड में पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो था लीनियर स्पीड।
the distance traveled by the particle per unit time was linear speed. तो एंगल डिस्क्राइब बाय द रेडियस वेक्टर, क्योंकि जब पार्टिकल घूम रहा है ना, तो एंगल कौन बना रहा है? रेडियस वेक्टर बना रहा है। कहां पे बना रहा है? सेंटर पे। तो एंगल डिस्क्राइब बाय द रेडियस वेक्टर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज एंगल स्पीड। द एंगल described by the radius vector of course at the center, एंगल सेंटर पे ही बनता है, लिखूंगा नहीं मैं अभी। द एंगल डिस्क्राइब बाय द रेडियस वेक्टर पर यूनिट टाइम इज नोन एज, क्या बोलते हो इसको? क्या बोलते हो? इज नोन एज एंगुलर स्पीड। तो जैसे स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम था, वैसे ही एंगुलर स्पीड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा। और तुमको मैंने बोला ही थीटा इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा टी। ये आगे काम में आएगा, तो अभी याद रख लो। बराबर? पक्का पक्का? श्योर श्योर? एक चक्कर में कितना एंगल कवर हुआ? 360 डिग्री। वेरी गुड। लेकिन रेडियन में बताओ। टू, अरे एंगल पूछा मैंने, एंगल 2 पाई। तो इन वन रिवोल्यूशन, इन इन वन चक्कर, रिवोल्यूशन एंगल कितना है? 2 पाई। और एक चक्कर में लगने वाला टाइम को क्या बोलते हो? टाइम पीरियड। तो वन कंप्यूट कर दो। व्हाट इज ओमेगा? थीटा बाई टी। व्हाट इज थीटा? 2 पाई बाई टी। तो बन गया नया रिलेशन, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी, टी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। बराबर? हाँ, काम में आएगा ये। एक काम करते हैं, यहाँ ध्यान दो, एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। मल्टीप्लाई डिवाइड बाय आर। क्यों मल्टीप्लाई डिवाइड बाय आर पता है? 2 पाई आर अपॉन टी। देखा देखा सा लगता है, लगता है क्या देखा देखा सा? मुझे तो लग रहा है देखा देखा सा। कहाँ देखा देखा सा लगा था? व्हाट इज 2 पाई आर अपॉन टी? व्हाट इज 2 पाई आर अपॉन टी? अभी तो दिखाया, कहाँ गया? हाँ, क्या है? लीनियर स्पीड। तो ये 2 पाई आर अपॉन टी को क्या लिखूंगा मैं? क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? v। तो v बाय आर। तो v इक्वल टू क्या हो गया? आर ओमेगा। करेक्ट? बराबर? अब वापस इस टेबल पे आ जाते हैं। बहुत काम का है ये, वेरी यूजफुल। लीनियर और एंगुलर, इनके पैरामीटर को तुमको कनेक्ट करना है, मतलब इनका फॉर्मूला बनाना है। लीनियर में डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हो? एक्स। यहाँ पे क्या बोलते हो? थीटा। लीनियर में स्पीड को क्या बोलते हो? यहाँ पे क्या बोलते हो? लीनियर में एक्सीलरेशन क्या होता है? वहां पे क्या होता है? अल्फा। बस कुछ नहीं करना, इक्वल टू आर आर और आर बन गया रिलेशन। एच इक्वल टू आर थीटा, बी इक्वल टू आर ओमेगा, ए इक्वल टू आर। देखो बी इक्वल टू आर ओमेगा आया क्या? आया? आया ना? हाँ, तो ऐसे याद रखते हैं उसको। तो फिजिक्स इज मोर अबाउट मेकिंग ट्रिक्स। तो सिर्फ समझ लेना क्या फर्क पड़ता है। एस थीटा, आर बीच में लगा दिया, बी ओमेगा आर बीच में लगा दिया, ए अल्फा आर लगा दिया, हो गया। एस इक्वल टू आर थीटा, बी इक्वल टू आर ओमेगा, ए इक्वल टू आर अल्फा। बहुत सारे क्वेश्चन में काम में आएगा। आगे यहाँ तक आगे? तो तुमको अभी पता है क्या क्या पता है? यूसीएम क्या है, फिर तुमको पता है टाइम पीरियड किसको बोलते हैं। The time taken by the particle to complete one revolution is known as time period. So time period is distance upon speed. Distance is 2 pi r upon v. V equal to 2 pi r by t. तुमको रेडियस वेक्टर भी पता है। रेडियस वेक्टर इज अ वेक्टर which gives you the position of object during its motion. So it is a vector drawn from center to the circumference. फिर एंगुलर स्पीड क्या होता है? एंगल डिस्क्राइब बाय द रेडियस वेक्टर पर यूनिट टाइम।
मतलब ओमेगा इज थीटा अपॉन टी। एक चक्कर में थीटा कितना 2 पाई, टाइम कितना कैपिटल टी, तो ओमेगा इज 2 पाई/सी, ये भी काम में आएगा। और इसके साथ साथ व्हाट इज 1 अपॉन टाइम पीरियड, लीनियर फ्रीक्वेंसी। 1 अपॉन टाइम पीरियड तुमको याद होगा तो उसको एन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एन, तो 2 पाई/n, ये भी काम में आएगा। साथ में टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई/ओमेगा, ये भी काम में आएगा। वो सब काम में आने वाली चीजें हैं, देखेंगे बाद में। अब हमने क्या किया, सिर्फ आर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। फिर ये जो 2 पाई/r/t था वो कौन था, v था, तो ओमेगा क्या बन गया, v/r। तो v इक्वल टू r/ओमेगा। यहाँ क्लियर, ये समझा है तो अगला टॉपिक समझेगा, नहीं तो कुछ नहीं समझेगा। अभी यूसीएम में तुमने ही बोला, वापस बताओ, यूसीएम मतलब क्या, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कल विथ कांस्टेंट स्पीड। वेलोसिटी नहीं बोलना, स्पीड, बराबर। स्पीड कांस्टेंट है तो चेंज क्या हो रहा है, किसका डायरेक्शन, वेलोसिटी का। व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन नहीं, टेंजेंशियल। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो क्या होगा, एक्सेलरेशन। कहाँ होगा, टुवर्ड्स सेंटर, उसको क्या बोला था, सेंट्रीपिटल। मतलब अभी तक तुमने सिर्फ थ्योरेटिकली बताया, सिर्फ थ्योरेटिकली कि वहां एक्सेलरेशन है, तुमने इक्वेशन तो बताया नहीं उसका, मतलब एक्सप्रेशन नहीं बताया उसका। तो अभी एक्सप्रेशन है, देखो अगला टॉपिक वही होगा, एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एक्सप्रेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। चलो ध्यान दो, यहाँ पे सिंपल है और इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो हमारे पास एक सर्कल है जिसके सरकमफेरेंस पे एक पार्टिकल है जो चक्कर काट रहा है, मतलब रिवॉल्व हो रहा है। अब ऐसी बात है, गड़बड़ गड़बड़ नहीं, नो गड़बड़ नो गड़बड़। अब ऐसी बात है कि ये चक्कर तो काट रहा है, कहीं से तो मोशन स्टार्ट किया होगा, मान लेते हैं यहां से मोशन स्टार्ट किया, तो इनिशियली था वो p0 पे। So we will consider a particle which is performing circular motion along the circumference of circle with some radius r in anti-clockwise direction. Let the particle be initially at point p0. अब ये एंटी क्लॉकवाइज क्यों लिया होगा, क्यों लिया होगा, एंगल एंड मेजरमेंट हो गया ना तुम्हारा मैथ्स में, हो गया ना, वेरी गुड। तो मेरे को बताओ, एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव लिया जाता है कि नेगेटिव, पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज नेगेटिव। तो एंटी क्लॉकवाइज क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि जब भी पार्टिकल अपनी जगह से आगे जाएगा तो वो क्या बनाएगा, एंगल बनाएगा। अगर मैं क्लॉकवाइज ले लेता तो एंगल क्या लेते, नेगेटिव। अगर एंटी लेना हो क्या लोगे, पॉजिटिव। तो बस यही रीजन है इसके मोशन को एंटी क्लॉकवाइज लेने का, बस, बाकी कोई दूसरा तीसरा रीजन नहीं है। क्योंकि मुझे एंगल नेगेटिव नहीं चाहिए, इसलिए मैंने बोला कि एक पार्टिकल है और कंसीडर अ पार्टिकल मूविंग along the circumference of circle, along the circumference of circle with constant speed, with constant speed in anti-clockwise direction, in anti-clockwise direction. Let the particle be initially at p0. मैं भले यहां लिख रहा हूं, वो देख रहा है उधर थर्ड आई, उधर सेंटर में फोर्थ आई इस बीम के ऊपर, और पीछे फिफ्थ आई। हम्म तो
हम रोज चेक करते हैं कि तुम लोग क्या कर रहे हो, जब मैं लिख रहा हूँ तो तुम क्या कर रहे हो ऊपर से। रिफ्लेक्शन हेल्प्स मी, मेरे को तो यहाँ से भी दिखता है, तुम कौन सा कलर का टी शर्ट पहन के बैठे हो वो भी दिखता है, गड़बड़ करना नहीं। ओके देन लेट द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम, कहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ से स्टार्ट किया, P0। अब बोलोगे P0 से क्यों, बाकी कहीं से क्यों नहीं? कहीं से भी कर लो, लेकिन एंगल तुम मेजर कहाँ से करते हो, एक्स एक्सिस से। तो इनिशियल एंगल क्या बन गया, 0 बन गया, इसके लिए देयर नो कंपल्सन, तुमको जहां से स्टार्ट करो ना वहां से स्टार्ट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा एक काम करेंगे, अब मान लेंगे कि वो टी टाइम में, टी मतलब चाय का टाइम नहीं, टी स्मॉल टी टाइम में वो P0 से आ गया P पे, और उसने एंगल कवर कर लिया थीटा। सो लेट, मैंने बोला ना ये फिजिक्स मतलब पूरा स्टोरी है। पार्टिकल है, घूम रहा है, कहीं से स्टार्ट किया होगा, P0 से स्टार्ट किया, टी टाइम के बाद कहाँ पे आ गया, पी पे आ गया, कितना एंगल बना लिया, थीटा बना लिया। सो लेट द पार्टिकल बी एट पॉइंट P आफ्टर टाइम T, after time T. Therefore, the angle subtended, the angle described, the angular displacement एक ही बात है, इस थीटा, और थीटा क्या होता है, ओमेगा टी, और ओमेगा क्या होता है, एंगुलर स्पीड। ये सब पता होगा तो ही कुछ होगा आगे। ये आ गया आर बार, क्यों आर बार, क्योंकि हमने डिफाइन किया था, क्या डिफाइन किया था, रेडियस फैक्टर। So a vector starting from center and going up to the circumference is called as radius vector alpha। बराबर, तुमको क्या चाहिए, तुमको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मतलब ए कैसे निकालते हो, dv बाय dt, v कैसे निकालते हो, dx बाय dt, x मतलब बेसिकली r। अभी देखो तुमको याद होगा, याद तो होना चाहिए, हमने ना चैप्टर नंबर 2 में ही वेक्टर्स में रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर नाम का टॉपिक देखा था, याद है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, नहीं, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर याद है। तो ट्राइंगल लॉ में तुमने क्या किया था, दो वेक्टर को ऐड करके एक सिंगल वेक्टर बनाया था। तो रिड्यूशन में क्या किया था, उसका उल्टा किया था, एक सिंगल वेक्टर के पार्ट्स किए थे। तो हमारे पास जो रेडियस वेक्टर है इसके दो पार्ट बन जाएंगे, एक हो जाएगा एक्स कंपोनेंट आर एक्स, एक हो जाएगा वाई कंपोनेंट आर वाई। तो जो रेडियस वेक्टर है ना, इसके मैं कर सकता हूँ दो पीसेस, एक हो जाएगा आर एक्स, दूसरा हो जाएगा आर वाई, राइट। और ये जो आर एक्स आर वाई है इसको मैं लिख सकता हूं, वी नो दैट। तो तुमको क्या पता है, रेडियस वेक्टर इज गिवन बाय, रेडियस वेक्टर इज गिवन बाय आर बार इक्वल टू आर एक्स बार प्लस आर वाई बार। ट्राइंगल लॉ ही है वो, सही है, बराबर है। लेकिन एक्स डायरेक्शन मतलब आई कैप, वाई मतलब जे कैप। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना, आर बार इक्वल टू आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप, सही है। अब बताओ, अगर मैं ये ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल पे अगर मैं cos थीटा निकाल लूं, व्हाट इज cos थीटा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, व्हाट इज एडजेसेंट, आर एक्स अपॉन आर। तो यहां से मुझे आर एक्स क्या मिल जाएगा, आर cos थीटा। अगर मैं यहीं पे साइन थीटा भी निकाल लूं, व्हाट साइन थीटा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो मुझे यहां से आर वाई भी मिल जाएगा, आर साइन थीटा। तो ये जो आर एक्स और जो आर वाई है यार, सब्स्टिट्यूट कर देंगे ना फिर, आर बार इक्वल टू आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। लेकिन एक बात बताओ, ये थीटा कौन था, ओमेगा टी, देखा ना तुमने ओमेगा टी, देखा। तो आर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस आर साइन ओमेगा टी जे कैप। तुमको क्या चाहिए था, एक्सेलरेशन, क्या चाहिए, व्हाट इज एक्सेलरेशन, dv बाय dt।
तो पहले v तो पता होना चाहिए। तुमको v पता है क्या? नहीं, तुमको तो सिर्फ पोजीशन वेक्टर पता है। तो v बार कैसे निकालते हो? डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर। व्हाट इज वेलोसिटी? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। मतलब व्हाट इज वेलोसिटी? डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो v बार इक्वल टू, अब आएगा मजा, क्योंकि मुझे पक्का पता है कि तुमको डेरिवेटिव याद ही नहीं। तो r cos ओमेगा टी आई कैप प्लस r sin ओमेगा टी जे कैप। तो तुमको अगर याद होगा, अगर दो टर्म्स का डेरिवेटिव है तो दोनों को अलग अलग से लिख लो। तो हमने इसको लिख लिया और प्लस हमने दूसरे टर्म का भी डेरिवेटिव ले लिया। ओके, आर भी है ना, और ये डी टी होता है ना, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। तो थोड़ा ध्यान भी दिया करो। डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम लिखा, यहाँ पर रेडियस लिखा मैंने, मतलब, लेकिन ध्यान तो तुम्हारा होना चाहिए बताने के लिए। करेक्ट। एक बात बताओ, अच्छे से सुन लेना, बाद में बताना। जब पार्टिकल अपना पोजीशन चेंज कर रहा है तो रेडियस वेक्टर चेंज होगा? रेडियस वेक्टर नहीं, नहीं। पहले रेडियस वेक्टर यहाँ पे पॉइंट कर रहा था, अभी यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, अभी यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, फिर यहाँ पे कर रहा है। तो रेडियस वेक्टर चेंज हो रहा है कि नहीं? यस। लेकिन रेडियस की वैल्यू चेंज हो रही है क्या? नहीं। ओके, तो यहाँ पे तुमने रेडियस वेक्टर लिखा कि रेडियस की वैल्यू लिखी? रेडियस की वैल्यू, वो तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर। तो कांस्टेंट जो है ना वो डेरिवेटिव के आ गया बाहर। डेरिवेटिव आ गया किसका? कॉस ओमेगा टी का, प्लस आर कांस्टेंट डेरिवेटिव आ गया साइन ओमेगा टी का। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ कॉस ओमेगा टी? मुझे पता ही था कि तुमको याद ही नहीं होगा, और विच इज नॉट वेरी गुड। डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ एफ ऑफ टी is minus sine of f of t into derivative of f of t. Derivative of sine of f of t, so derivative of sine of f of t equal to cos of f of t into derivative of f of t. तो अभी मेरे को बता दो फॉर्मूला देख के, cos f of t, what is f of t? ओमेगा टी। तो डेरिवेटिव क्या आएगा? क्या आएगा? माइनस माइनस साइन ओमेगा टी इंटू डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी। तो इंटू डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी, ओमेगा क्या है? कांस्टेंट है, बराबर। तो ओमेगा आ गया बाहर, डी हो गया कैंसल, तो ओमेगा यहां लिख देता हूं। तो क्या आ जाएगा? माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, और डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी आएगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी। देयरफॉर वेलोसिटी r into derivative of cos omega t, r into derivative of cos omega t कितना है? माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, साथ में आई कैप, प्लस r डेरिवेटिव ऑफ साइन ओमेगा टी ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप। सही है? पक्का पक्का? श्योर श्योर? ये तो सिर्फ वेलोसिटी है, अभी क्या चाहिए? एक्सेलरेशन। मतलब ये जो तुमने ऊपर वेलोसिटी का इक्वेशन निकाला, इसका और एक बार आपको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। इसमें माइनस आर ओमेगा कांस्टेंट, उसमें प्लस आर ओमेगा कांस्टेंट, तो ए बन जाएगा माइनस आर ओमेगा कांस्टेंट
डेरिवेटिव ऑफ साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस आर ओमेगा कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ कॉस ओमेगा टी जे कैप। तो ए बार इक्वल टू माइनस आर ओमेगा, साइन का डेरिवेटिव क्या था, कॉस ओमेगा टी मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर। कॉस का क्या था, माइनस साइन, तो माइनस आ गया, इनटू ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर बन गया। इन दोनों में से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूं, माइनस आर ओमेगा स्क्वायर मैं निकालूंगा, नहीं कॉमन, मैं निकालूंगा सिर्फ माइनस ओमेगा स्क्वायर। आर को रखते हैं अंदर। अभी आर को अंदर रखने का रीजन था, तुमको पता है आर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस आर साइन ओमेगा टी जे कैप कौन है, देख के बताओ जरा कौन है, आर बार। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर बार। व्हाट इज रिलेशन ऑफ आर बार, सेंटर से सरकमफरेंस, तो माइनस आर बार मतलब क्या होगा, सरकमफरेंस से सेंटर, तो आर बार था सेंटर से सरकमफरेंस की तरफ, तो माइनस आर बार क्या होगा, सरकमफरेंस से सेंटर की तरफ, मतलब टुवर्ड सेंटर। और तुमने क्या बोला था, एक्सेलरेशन इज टुवर्ड सेंटर, आ गया, एक्सेलरेशन इज माइनस आर बार मतलब आ गया टुवर्ड सेंटर, बराबर। इसलिए क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सिर्फ 2 मिनट और, क्योंकि 2 मिनट का ही बाकी है, राइट। अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज लिखूं, तो मैग्नीट्यूड वाइज लिखूं अगर मैं, मतलब मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं, डायरेक्शन छोड़ दूं, तो ए क्या बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर। लेकिन ओमेगा क्या था, हमने आज ही ओमेगा डिराइव किया, ये देखो v बाय आर, ओमेगा इज v बाय आर, तो a इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और आर आर कैंसल, तो a इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, बराबर। मैं एक काम और भी कर सकता था, ये ओमेगा स्क्वायर आर है ना, मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, ओमेगा इंटू ओमेगा आर, तो a इक्वल टू, ये पता है क्या है, ये v है, पता है क्या है, v है, तो a इक्वल टू ओमेगा v या v ओमेगा। तो ये है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। तो 3 फॉर्मूला बन गए, कौन सा 3, a इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर, v स्क्वायर बाय आर, या फिर v ओमेगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा फिर, व्हाट इज फोर्स इन जनरल, मास इनटू एक्सेलरेशन। तुम्हारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है 3 फॉर्मूला है, उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, मास से, क्या मिल जाएगा, फोर्स। फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास, व्हाट इज एक्सेलरेशन, ओमेगा स्क्वायर आर, व्हाट इज एक्सेलरेशन, v स्क्वायर बाय आर, व्हाट इज एक्सेलरेशन, v ओमेगा। हो गया, राइट। तो ये मिल गया सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड, करेक्ट, ओके। So that's it for today. बाकी का